हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 10, जिसमें हम कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस देखेंगे कुछ टर्म्स के बीच। डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दो प्रिंसिपल हैं उन 14 प्रिंसिपल में से जो कि फ्योल ने दिए हैं। तो इनके बीच डिफरेंस देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन बॉस ऑन वन सबॉर्डिनेट, मतलब कि एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस, यानी कि एक ही बॉस एक टाइम पे एक सबॉर्डिनेट को काम दे सकता है। ये नहीं कि 10 बॉस एक सबॉर्डिनेट को काम दें, उससे क्या होगा, उसमें कन्फ्यूज़न होगी और काम भी अच्छे से नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन वन यूनिट या वन डिवीज़न ऑन वन प्लान, यानी कि एक यूनिट, एक प्लान में एक यूनिट। वो क्या है कि वन बॉस वन सबॉर्डिनेट, और ये क्या है, वन यूनिट या फिर वन डिवीज़न ऑन वन प्लान। ठीक। मेन पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज़ टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एम्प्लॉय। यूनिटी ऑफ कमांड का मेन पर्पज़ होता है कन्फ्यूज़न को हटाना और फिक्स करना जिम्मेदारियों को एम्प्लॉयज़ पे, कि भाई इस एम्प्लॉय की ये जिम्मेदारी और इस एम्प्लॉय की ये जिम्मेदारी। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द पर्पज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिपार्टमेंट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन पर्पज़ क्या है? डायरेक्ट करना, दिशा निर्देशन करना एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक डिपार्टमेंट के, ताकि वो अचीव कर सकें अपना मेन ऑब्जेक्टिव उस डिपार्टमेंट का, यानी कि एक डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट करना। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, दिस प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉय विद क्लैरिटी एंड माइंड। ये प्रिंसिपल रिलेट करता है कि एम्प्लॉयज़ पूरे क्लैरिटी के साथ काम करें, यानी ये नहीं कि उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि अगर कई सारे बॉस मिलकर एक एम्प्लॉय को काम देंगे तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न रहेगी कि किस बॉस ने क्या काम दिया था या फिर किस बॉस का काम पहले किया जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और एज वन यूनिट। इसका जो प्रिंसिपल है वो रिलेट करता है कि सारे जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन के उनको एक साथ मिलके करना, एक यूनिट मान के करना। ये नहीं है कि उनको अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट मान के एक एम सेट करके काम करना। दिस प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक वर्किंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय रिमूविंग कन्फ्यूज़न एंड चाउटिक कंडीशंस। ये प्रिंसिपल से क्या है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्किंग सिस्टमैटिक होती है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, कोई चाव नहीं रहता, वो फ्री होके अपना काम करते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर अपना काम करते हैं एफिशिएंसी के साथ। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पर्सनल्स। ये प्रिंसिपल में क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें मेन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग जो भी पर्सनल हैं, व्यक्ति हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके उनसे काम करवाना, यानी कि एक यूनिट यानी कि एक टारगेट सेट करके उसके लिए डायरेक्ट करना। ठीक, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी का मीनिंग देखते हैं। द टाइम स्टडी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। टाइम स्टडी क्यों होती है? कि हम स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पता लगा सके किसी भी काम को करने का। मोशन स्टडी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स वाइल दे आर वर्किंग द टास्क। मोशन स्टडी का क्या मतलब है कि मोशन जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं, यानी कि वर्कर के जो भी मूवमेंट्स हैं किसी कार्य को करते हुए उनको देखना। मोशन स्टडी क्यों कंडक्ट होती है? ताकि जो भी मूवमेंट्स हैं वर्कर्स के काम करने के दौरान उनको देखा जा सके। पर्पज़, इनका टाइम स्टडी का पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ ऑफ टाइम स्टडी इज़ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स अ फेयर डेज वर्क फॉर द वर्कर्स। टाइम स्टडी का पर्पज़ है स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करना, ताकि वो वर्किंग डेज जो है या फिर फेयर डेज हैं वर्कर्स के लिए कि इतने दिन वो काम करेंगे, उसको सेट कर सकें, उसको फिक्स कर सकें। तो इसमें क्या है कि
स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड करना कि कितने टाइम तक वो काम कर पा रही हैं या फिर किस किस टाइम में वो काम कर पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके जो फेयर डेज हैं उनको सेट किया जा सके वर्कर्स के लिए वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। द पर्पज़ ऑफ मोशन स्टडी का पर्पज़ है इज़ टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जितने भी वेस्टफुल और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, जिनमें काम नहीं हो रहा है, जिनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जिनमें नुकसान होने की संभावना हो, ऐसे मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना, हटाना, टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी लेवल, ताकि उनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ सके। नेक्स्ट, जिससे क्या होगा कि हमारा जो टाइम पर अचीव होगा काम और वेस्टेज कम होगी, टारगेट अचीव होगा और वेस्टेज कम हो। वेस्टेज तो कब होगी ना, जब हम अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स एलिमिनेट कर देंगे। मेथड ऑफ कंडक्टिंग, टाइम स्टडी को मेथड ऑफ कंडक्टिंग देखें। इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच के साथ कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि ये टाइम स्टडी, टाइम जुड़ा है ना, तो टाइम में वॉच तो चाहिए, ठीक। यानी कि उसमें ये देखना कि वर्कर्स कितने टाइम के लिए रेगुलरली विद अपनी फुल स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ कितना काम कर पा रहे हैं। मोशन स्टडी, इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ मूवी कैमरा। कैमरा इसमें यूज़ होगा, विच कीप्स आई ऑन वर्कर्स मूवमेंट। इसमें क्या है कि वो कैमरा नज़र गड़ाए रखेगा वर्कर्स के मूवमेंट पर कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर किस तरह से कर रहे हैं, क्या वेस्टफुलनेस है उसमें, या फिर क्या वो अपना 100% दे रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्योल। अब टेलर एंड फ्योल के बीच कंपैरिजन देखते हैं। कंसर्न, टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद वर्कर्स एफिशिएंसी। टेलर की जो टेक्निक और प्रिंसिपल हैं वो वर्कर्स की एफिशिएंसी से जुड़ी हुई हैं। और फ्योल्स प्रिंसिपल आर कंसर्न विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी। और फ्योल की किससे जुड़ी हुई हैं? मैनेजमेंट एफिशिएंसी से। टेलर किससे जुड़ा है? वर्कर्स से, फ्योल मैनेजमेंट से। लेवल एंड पर्सपेक्टिव, टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज़ एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर स्टार्ट करता है अपने अध्ययन को या अप्रोच को लोएस्ट लेवल से, ऑर्गेनाइजेशन में लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करता है टेलर। फ्योल स्टार्टेड हिज स्टडीज़ एंड अप्रोच फ्रॉम हाईएस्ट लेवल। और फ्योल कहाँ से स्टार्ट करता है? हाईएस्ट लेवल से। एम्फेसिस, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टेलर किस पे ज़्यादा जोर देता है कि वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड वर्क हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड सब, इस पे कौन से जोर देता है? टेलर। फ्योल लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। फ्योल किस पे जोर देता है? मैनेजर के फंक्शंस पे। फोकस, टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स। टेलर का किस पे ज़्यादा ध्यान होता है, किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है कि जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए और वर्कर्स की एनर्जी जो है उसको सेव किया जाए। क्योंकि जिन आवर्स में वो वर्कर्स काम नहीं कर रहे, काम करना नहीं चाह रहे हैं, बस वो अपने हाथ पैर तो हिला रहे हैं, एनर्जी तो उनकी जा रही है, लेकिन वो क्या है? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, वो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करने का काम है टेलर के टेक्निक्स का। इट फोर्सेज ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ये किस पे जोर देता है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। फ्योल्स फोकस वॉज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट। फ्योल का फोकस किस पे होता है? प्रिंसिपल्स के विकास पर, ताकि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। बेटर मैनेजमेंट के लिए जो भी सिद्धांत हैं उनका विकास करना, ये फ्योल का जो है फोकस इस चीज़ पर होता है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल अचीव स्टेशन। ये जितना भी अचीव स्टेशन यानी कि जहाँ से हम प्राप्त करेंगे उस पे होता है इसका फोकस, उसको इम्प्रूव करने पे। किसका? फ्योल का। मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर्स मेन कंट्रीब्यूशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। टेलर का जो मेन कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उन्होंने लगाया, मतलब क्या दिया उन्होंने? साइंटिफिक टेक्निक्स दिए और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए, ठीक। फ्योल्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ 14 फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जनरल मैनेजमेंट के लिए। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स का विकास किया है। 14 प्रिंसिपल्स का उन्हें जनक माना जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं ऑर्गेनाइजेशन में। पर्सनैलिटी, टेलर डेवलप्ड अ पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकेम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर
ने विकसित करी है पर्सनैलिटी एक साइंटिस्ट के तौर पर, और वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक भी कहे जाते हैं। फ्योल डेवलप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ अ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर। ही बिकेम फेमस एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। फ्योल ने फ्योल डेवलप करता है पर्सनैलिटी ऑफ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, यानी कि रिसर्चर और प्रैक्टिशनर की पर्सनैलिटी किस में है, फ्योल में है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करी है 14 प्रिंसिपल की, और इसीलिए वो जनरल मैनेजमेंट के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेज। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब इसमें टेलर नहीं फॉलो करता है इस प्रिंसिपल को, क्योंकि टेलर ने कम से कम 8 बॉसेस के लिए तो बोला है कि एक पर्सन पे 8 बॉसेस ऑर्डर कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल दैट इज़ ओनली 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉय। लेकिन फ्योल ने कहा है कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, एक एम्प्लॉय पर एक ही बॉस ऑर्डर करेगा। एक्सप्रेशन टेलर्स टेक्निक आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर की जो टेक्निक हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस होती हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह के रूप में। फ्योल्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और फ्योल की टेक्निक्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल थ्योरी के, जनरल सिद्धांत के तौर पर। एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। टेलर ने जो टेक्निक्स दी हैं या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं वो एप्लीकेबल होते हैं स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में, और जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं यूनिवर्सली। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।